पिछले वीडियो में और पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो भी बात की थी वहां पर प्रतिस्थापन विधि की बात की थी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विलोपन विधि की। और आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को एक साथ कंपेयर करके भी देखा था एक वीडियो में। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि की बात करते हैं अभी, फिर हम लोग दोनों की बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक उदाहरण है हमारी किताब में कि दो लोग हैं, उनकी जो आमदनी है, जो उनकी आय है, उसमें 9:7 का अनुपात है, ठीक। और उनके खर्चों में जो अनुपात है वो कितना है? 4:3। कितना है? 4:3। और दोनों ही लोग 2-2 हजार रुपये बचा लेते हैं। समझ रहे हैं? तो पहले तो आइडिया ले लो कि हो क्या रहा है। इसको जितनी भी सैलरी मिलती है पहले इंसान को और दूसरे इंसान को जितनी मिलती है, उन दोनों में 9 और 7 का अनुपात है। यानी कि पहले वाले इंसान को ज्यादा सैलरी मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो 9 टाइम्स है किसका? मान लीजिए अगर इसको 9 मिल रही है तो इसको 7 मिल रही है। इसका मतलब अगर इस वाले इंसान की सैलरी ज्यादा हो गई और इस वाले इंसान की सैलरी कम हो गई, लेकिन इसके खर्चे भी ज्यादा हैं। खर्चे इसके 4:3 के अनुपात में है। मतलब पहले वाले इंसान खर्च भी ज्यादा कर रहा है और दूसरा वाला इंसान कम खर्च कर रहा है। और दोनों जो बचा पा रहे हैं पैसे, वो कितने हैं? वो दोनों के ही जो भी पैसे बच करके आ रहे हैं वो कितने हैं? दोनों के ही 2000 रुपये बच करके आ रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा सीधा प्रश्न है। अब मान लेते हैं कि जो पहला इंसान है उसकी जो सैलरी है 9x, कितनी है? 9x। तो जो दूसरा इंसान है उसकी कितनी सैलरी होगी? उसकी सैलरी हो जाएगी 7y। क्यों? क्योंकि अगर तभी तो अनुपात जो है वो 9:7 रहेगा। समझे कि नहीं समझे? 9:7 अनुपात कब रहेगा? जब 9x अगर इसकी है तो इसकी हो जानी चाहिए 7x। और खर्चों को हम लोग y के टर्म्स में मान लेते हैं। तो अगर पहला इंसान खर्च कर रहा है 4x नहीं, अब y मान लेंगे, ठीक है। तो दूसरा कितना खर्च करेगा? तो दूसरा खर्च करेगा 3y। ये हो गया। और हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि दोनों ही 2000 रुपये बचा लेते हैं। तो पहले इंसान की आय से पहले इंसान के खर्चे घटा दो तो हमें उसकी जो बचत है वो मिल जाएगी। सीधी सी इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9x ऋण 4y ये बराबर है 2000। और राजा बाबू दूसरा समीकरण क्या बनेगा? दूसरा बनेगा आपकी दूसरे इंसान की सैलरी है, उससे दूसरे इंसान के खर्चे घटा दो और उसकी जो बचत है, बचत उसकी भी 2000 रुपए की हो रही है। लेकिन उससे पहले क्या है? उसकी सैलरी कितनी है? 7x और उसके खर्चे कितने हैं? 3y। ये हमें दोनों समीकरण मिल गए। ये हमने समीकरण बना लिया। अब चाहे तुम इसको ग्राफी विधि से हल करें, चाहे तुम इसको प्रतिस्थापन से करें, लेकिन यहाँ पर हम इसको विलोपन से हल करते हैं। ग्राफी विधि से तो हल करना बहुत ही इनएफिशिएंट होता है ना। तो आप वो थोड़ा सा समझ लीजिए। और एक वीडियो में हमने देखा हुआ था कि विलोपन विधि में कोई भी जो चर है उनमें से ऐसा करते हैं कि दोनों के जो भी गुणांक है उनको बराबर कर देते हैं। तो या तो आप x के गुणांकों को बराबर कर दो। कैसे कर पाओगे? गुणा करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ता है, कभी कभी होता है कि एक ही समीकरण में गुणा करके काम चल जाता है। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। अगर आप इस वाले समीकरण में 7 से गुणा कर दो, किससे? 7 से, और इस वाले समीकरण में 9 से गुणा कर दो। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे 7 से किया, यहाँ पे 9 से किया, तो ये हो जाएगा 63x। यहाँ पर भी 63x हो जाएगा। आगे की चीजें अलग होंगी, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम x वाले पद को बराबर करना चाहें तो हम यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे। लेकिन सिर्फ जरूरी नहीं कि आप x से गुणा करो, मतलब x वाले जो गुणांक है उन्हीं को बराबर करो। y से भी काम चल सकता है। अगर y से करेंगे तो क्या होगा? y वाले में करके देखते हैं। देखो y यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम इस वाले में 3 से गुणा करें इस समीकरण में, तो y कितना हो जाएगा? ऋण 12y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर गुणा करें 4 से तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 12y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बराबर हो जाएंगे। और एक बात समझना, यहाँ पर हमें जरूरी नहीं है कि अगर ऋण 12y हो रहा है तो आपको दूसरा भी ऋण 12y करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ऋण 12 है तो दूसरी जगह पर आप धन 12 से भी काम चल जाएगा। जो मॉड है, मॉड समझ रहे हैं, जो उसकी शून्य से दूरी है संख्या रेखा पर, ये 0 है, यहां पर ये 12 है और यहां पर ये ऋण 12 हो जाएगा। ये दूरी बराबर हो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हो? आप जोड़ भी सकते हो इन दोनों को, घटा भी सकते हो। हमें विलोपन करना होता है, हमें एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट कब कर सकते हो भाई? अगर आपने 12 में एक 12 मिला, आपको एक ऋण 12 मिला, मान लीजिए 12x मिला और ऋण 12x मिला, तो आप दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर दोनों 12-12 मिल रहे हैं, कैसे? अगर ये 12x है और ये भी आपको 12x मिला, तो आप दोनों समीकरणों को घटा दीजिए तो भी गायब हो जाएगा। आपको तो गायब करना है ना। तो सोचिए, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पे 63 यहाँ पे ऋण 63 आ रहा है, या यहाँ पे ऋण 12 है तो यहाँ पे धन 12 नहीं आना चाहिए, ऋण 12 ही लेकर के आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो दो चीजें हुई,
एक तो ये हुआ कि आप x के गुणांकों को भी बराबर कर सकते हो या फिर y के गुणांकों को भी कर सकते हो, जिसको करना चाहो उसको करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसके गुणांकों को बराबर कर रहे हो तो ऐसा नहीं अगर इसका गुणांक मान लीजिए एक तरफ 63 है तो दूसरी तरफ आप 63 ही लेकर के आओ, 63 या -63 में से कुछ भी आ जाएगा ना, जो आराम से आ रहा होगा वो लेकर के आ जाओ, क्योंकि हम एक बार जोड़ देंगे अगर हमें कैंसिल करना है, बराबर बराबर है तो घटा देंगे, और अगर अलग अलग है मतलब एक 63 और एक ऋण 63 तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी हमारा शून्य हो जाएगा, तो वो विलोपन हो जाएगा। समझ गए ना? अब इसको और उदाहरण करेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आपको पहले से अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत क्लैरिटी रहेगी, समझे? तो अब क्या कर देते हैं, दोनों में अगर y वाले में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 से करना पड़ा, यहाँ पे 4 से। जब x में कर रहे थे तो गुणा थोड़ा बड़ा था, एक जगह 7 से एक जगह 9 से, तो 4 और 3 से करना तो बहुत आसान है, तो हम इसी से करते हैं। एक बार ऐसे सिस्टम को समझ लिया करो कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो फिर काफी ज्यादा अपने को सहूलियत हो जाती है, आगे को क्वेश्चंस में क्लैरिटी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं, अप्रोचेस बहुत सारी हैं, आपको अपने घर से किसी दूसरी जगह जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? अब आप इसमें सबसे अच्छे रास्ते से जाने की कोशिश करो ना यार, है ना? तो वो कैसे आएगा, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप आओगे। तो अभी यहाँ पर क्या किया, इस वाले को हम लोग 3 से गुणा करते हैं और इस समीकरण को 4 से गुणा करते हैं, पूरे समीकरण को। तो ये पहला समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नेम 27x ऋण 12y बराबर 6000, ये तो हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28x ऋण 12y बराबर 4 दूनी 8000, ये आपके समीकरण आ गए। अब जैसे ही आपको ये मिला, आपको दिख गया कि यार यहाँ पर भी ऋण 12y है, यहाँ पर भी ऋण 12y है, अगर ऊपर वाले से आप नीचे को घटा दो, क्या कर दो, ऊपर वाले से नीचे को घटा दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x का पद बचेगा, और सिर्फ x का पद अगर बच गया तो आपको बहुत आराम से उत्तर देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दो, आप घटा दो, ये घटाओगे तो इसका चिन्ह बदल जाएंगे, ये 28 धन का था ऋण का हो गया, ये ऋण का था, ये 12 जो है अब वो धन का हो गया, और ये ऋण का हो गया, तो ये ऋण 12 में धन 12 जोड़ोगे कट जाएगा। यहाँ पे 27 धनात्मक है और 28 ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ऋण x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा राजा बाबू, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2000, ये कट गया, बचा क्या, x आपको सीधा सीधा मिल गया 2000, ठीक। अब आपको x मिल गया है तो आप y निकाल दो। y कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दो। पहली इक्वेशन क्या थी, 9x ऋण 4y थे, तो 9x की जगह आप रख दो 2000, ऋण 4y की जगह क्या रखोगे, y तो पता ही नहीं है, y निकालना ही है, ये क्या हो गया आपका 2000 के बराबर है, तो यहां से हो जाएगा ऋण 4y जो है वो 2000 में से आप कितना घटा दोगे, ये यहां से इधर आएगा 18000 है, 18000 इधर आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये होगा ऋण 18000। तो यहां से आपको मिल गया ऋण 4y बराबर ऋण 16000, यहां से यहां कट गया, y जो है वो आ गया आपका 4000 के बराबर। तो आपका उत्तर आ गया है ना, आ गया आंसर? आंसर नहीं आया, हमें x और y नहीं निकालना था, हमें निकालनी थी कि उनकी सैलरी क्या है। तो अगर x 2000 है और पहले इंसान की सैलरी 9x है, तो पहले इंसान की सैलरी कितनी हो गई, 18000, ये आपका उत्तर है, समझे? और दूसरे इंसान की कितनी हो गई, दूसरे इंसान की हो गई 7 दूनी 14000। पहले इंसान का खर्चा कितना हो गया, 4 गुणे y कितना है 16, 4000 है, तो 4 चौकू 16000 हो जाएगा, यानी कि पहले इंसान 16000 रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरा इंसान कितना कर रहा है, 3 गुणे 4 यानी कि 12000, कितना 12000। अब देखो 18000 से 16000 घटाओगे तो भी 2000 रुपए बचेंगे, बचत 2000 थी पहले इंसान की, दूसरे में 14000 से 12000 घटाओगे तो भी उतना ही बचेगा, कितना 2000, और साथ में 16000 और 12000 का जो अनुपात है वो 4:3 है, और 18000 और 14000 का अनुपात जो है 9:7 है, यानी कि हमारे उत्तर का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर ठीक से आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसी प्रश्न को या इसी मेथड को हम आगे भी देखेंगे, आगे जो भी हमारे एग्जांपल्स है उसमें करने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी विलोपन विधि से ज्ञात करने को बोला गया हल, और इसमें तो बहुत ही आसान है। देखो एक ही में समीकरण में गुणा कर दो, पिछले बार हमें क्या करना पड़ा था, दोनों में गुणा करना पड़ा था, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि यार इसमें 2 में आप 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, तो सीधा सीधा इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दोगे क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको 4x धन 2 3 6 y बराबर 16। अब जो ये वाली इक्वेशन है, यानी कि जो पहला समीकरण तो आपका आ गया, पहले समीकरण का आपने रूप थोड़ा सा बदल दिया, अब क्या करना है आपको, आप दूसरी बार जो है उसी को सीधा सीधा लिख दिया, और इसी को यार घटा दो। अब आप घटा दोगे, ये ऋण आ जाएगा, ये ऋण आ जाएगा, ये ऋण आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आ गया कितना 9, यानी कि 0 बराबर 9 आ गया है ना, उत्तर हमारा आ गया है ना।
नहीं आया, ये मतलब उत्तर आ गया है, लेकिन ये कोई उत्तर नहीं है। 0 9 के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण है इनका कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है, कोई सार्व हल नहीं है। ठीक, सार्व मतलब क्या हो? जो दोनों को संतुष्ट कर रहा हो, समझ गए? और ये पहले से देख करके समझ में आ रहा था यार। a1/a2 कितना था? 2/4। b1/b2 कितना था? 3/6। और c1/c2 कितना था? 8/7। यानी कि ये तो कुछ और ही था। ये दोनों 1/2 1/2 हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये समीकरण जिन रेखाओं को निरूपित करेंगे वो कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। और अगर समांतर रेखाएं तो कोई हल आएगा क्या? कोई हल नहीं आएगा। समझ गए? इसी में अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसमें एक बात समझिए, जब भी देखो इस तरह की चीज आती है ना, जो हमेशा ही असत्य है, हमेशा असत्य, कभी भी 0 तो 9 के बराबर नहीं होगा, है ना, हमेशा ये असत्य है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जब इस तरह की चीज आ रही होती है तो आपको समझ में जाना चाहिए कि ये तो बात है हमेशा असत्य, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। और इसी को इस तरह से ही बोला जाता है कि आपको अंत में जो हल मिले, देखो आप x और y का मान निकालना चाह रहे थे, वो तो मिला नहीं आपको, ना x का मान मिला ना y का मान मिला, कुछ और ही मिल गया। और जब वो कुछ और मिल गया, यहाँ पर ना x आ रहा है ना y आ रहा है, इसका मतलब कोई चर नहीं है और अचर दो आ गए हैं, और दोनों अचर ऐसे हैं जो असत्य है, तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन दोनों चर ऐसे आ जाएं जो हमेशा सत्य हो, समझ रहे हैं, हमेशा सत्य हो, इसका मतलब फिर x और y के अनंत मान आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? अनंत मान आ सकते हैं। तो ये हो गया। अभी क्या है, एक और प्रश्न अपने को दे रखा है, और ये प्रश्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसा है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारा नंबर सिस्टम का जो ज्ञान है ना, संख्या पद्धति का, वो थोड़ा सा प्रयोग होता है, बहुत बचकाने स्तर का। कक्षा 6 और 7 में भी नहीं, वैसे तो कक्षा 6 से पहले ही पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा 6 में हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कक्षा 5 तक की पढ़ाई को, तो वो वाली चीज फिर से यूज होगी। बोला क्या जा रहा है? 2 अंकों की एक संख्या है और उसको अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है। ठीक, और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या याद कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? ठीक, अब तो पहली बात तो है 2 अंकों की संख्या है। कितने अंक? 2 अंक है। मान लिया एक अंक जो है एक्स वाई ऐसे लिखी हुई संख्या, जहां पर x भी एक अंक है, तो x अगर एक अंक है तो आप समझो कि x क्या क्या हो सकता है? x जो है वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 ऐसे करके 9 तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। x का मान सिर्फ और सिर्फ x का मान। y भी एक अंक है, तो यार y भी यही हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक ही तो कुछ हो सकता है, क्योंकि हम लोग अंकों की बात कर रहे हैं। अंक कितने? अंक तो 10 ही हैं, तो y और x दोनों के सब संभावित मान कितने हैं? 10 इसके मान है, 10 ही इसके मान है। आगे एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करना है? अब हमें क्या बोला गया? संख्या है, संख्या के आपने अंकों को पलट दिया। क्या कर दिया? संख्या के अंकों को आपने पलट दिया, तो ये संख्या बन जाएगी एक्स वाई। भाई 15 लिखा हुआ है और अंकों का पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, ये आ गया। और फिर बोला गया उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब संख्या के अंकों को पलट दिया है और इन दोनों का योग किया है तो आपको मिल रहा है 66। कितना मिल रहा है? 66। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यार ये बताओ कि ये जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का ये कौन सी संख्या और ऐसी कितनी संख्या बन सकती हैं? तो अगर हम इसको सीधे सीधे ऐसे करेंगे ना तो ये वास्तव में गलत है। क्या है? गलत है। ये अगर हमने इसका समीकरण बना दिया तो ये समीकरण गलत हो गया। यहीं पे हमने कर दी गलती। क्या कर दी? गलती। क्यों कर दी? अगर भाई आपको यहाँ पर एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स और वाई का मतलब तो क्या? एक्स गुणे वाई, ये हो गया। और आपको कोई संख्या लिखनी है, मान लीजिए मैंने बोला कि 15 संख्या लिखनी है, तो आप 15 को 1 गुणे 5 थोड़ी लिखते हो। यहाँ पर तो मैंने बोला कि x आपका 1 हो गया, y आपका कितना हो गया? 5। नहीं समझ में आया? x y अगर मान लीजिए x 1 हो और y 5 हो और आपको संख्या लिखनी है 15, तो आप कैसे लिखोगे? आप 15 ऐसे लिखते हो ना, आप ऐसे थोड़ी लिख देते हो 1 गुणे 5। और ये तो 1 गुणे 5 लिखा हुआ है यार, ये x इंटू वाई है, ये 15 नहीं है। तो 15 कैसे लिखा जाएगा x और y का प्रयोग करके? ये सोचिए। ये पहली चीज है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 15 लिखना है आपको। अब 15 कैसे लिखोगे? 15 ऐसे लिखोगे यार, ये अंक है आपका इकाई का और ये अंक है दहाई का। आई बात समझ में? 15 आप कैसे लिख सकते हो? 15 को आप लिख सकते हो, 15 का मतलब हो गया 1 गुणे 10 धन 5 गुणे 1। क्यों? 5 में 1 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 5 इकाई का अंक है। और 1 में 10 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 1 जो है वो दहाई का अंक है। ऐसे ही आप यहां पर देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जो था x इंटू वाई वो गलत है। आप अगर ये समीकरण बना करके हल किया, यहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। आप यहां से तो आप 2xy को 66 कर दोगे तो xy आपका 33 आ जाएगा। फिर आप ऐसे x और y के मान निकालने की कोशिश करोगे जिनमें
दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद से 33 आए, वो गलत है। वहां से गलत क्यों हो जाएगा, आपने पहली स्टेप ही गलत कर दी। अगर आपने एक्स वाई लिख दिया, 15 को आप 1 गुणे 5 थोड़ी लिखते हो, 15 का मतलब क्या हुआ 1 गुणे 10 धन 5 गुणे 1। अब ऐसे हम इसको लिखेंगे, और जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे उसके बाद से तो वो चुटकियों का खेल है, और यहां पर भी अपने को विलोपन विधि का ही प्रयोग करना है, उसी का कर देंगे, समझे। तो ये जो लिखा हुआ था वो गलत था, इसको दिया काट। अब अगर हमारी संख्या एक x है पहला अंक और दूसरा अंक y है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी y गुणे 1 धन x गुणे 10। समझ गए, क्योंकि x दहाई का अंक है और बोला जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलट दिया, तो पहला अंक यहाँ पे y हो गया, पहला नहीं मतलब दहाई का अंक, और इकाई का अंक x हो गया, तो अब संख्या हो जाएगी x गुणे 1 धन y गुणे 10। ये दूसरी संख्या हो गई। अब क्या करेंगे राजा बाबू, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि बोला गया कि इन दोनों को जोड़ने पर 66 आ रहा है, तो इस ये कितना आया, ये आ गया आपका 10x धन y, इसमें आपने जोड़ दिया क्या 10y धन x, और ये आपको दे रखा है 66। अब आपको दूसरी चीज जो है वो बता रखी है। अब दूसरी चीज क्या बता रखी है कि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या के अंकों का अंतर। अब मान लीजिए यहां पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो, क्यों, अगर x एक अंक है और y एक अंक है तो आप एक तो बना सकते हो x ऋण y बराबर 2, ये कर सकते हो। x को बड़ा अंक मान लिया, y को छोटा अंक मान लिया। लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं आप बड़ा और छोटा तो दे नहीं रखा है, तो आप उल्टा भी तो मान सकते हो। सर बिल्कुल मान सकते हैं यार, y माइनस एक्स करोगे ये भी 2 हो सकता है, ठीक। लेकिन एक बार या तो ये होगा या तो ये होगा, एक ही स्थिति लेकर के तो चल पाएंगे, या तो ये स्थिति सही है या तो ये स्थिति सही है। अभी के लिए आप समझ लो कि हम पहली वाली स्थिति को ही सही मान रहे हैं, दूसरी वाली स्थिति को हम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण हमारे पास वो है, तो ये पहला लिख दो, इसको कर दो दूसरा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को हल करते हैं। तो ये 10x है, यहाँ पर एक x है, तो ये होगा आपका 11x धन 1y और 10y 11y बराबर 66। पूरे में आपने क्या किया, 11 से भाग दे दिया, तो आपको मिलेगा x धन y बराबर 6। एक ये समीकरण जो है उसका थोड़ा अच्छा रूप आ गया, और x ऋण y बराबर 2 दे रखा है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, x धन y बराबर 11 दिया हुआ है। अब क्या करो राजा बाबू, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ोगे क्यों, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जा रहा है, दिख रहा है मुझे। तो 2x बराबर क्या हो गया 13, तो यहां से x बराबर क्या आ गया राजा बाबू 13/2, ये आ गया ये। अब इसका मतलब ये समझिए आप कि अगर ये y है और ये प्लस y, इसको आपने काट दिया, ये गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। देखिए ये 13/2 तो कोई अंक हो नहीं सकता, और वही मैं सोचूं कि ये गलत कैसे हो गया। यहाँ पर x प्लस y 6 था, 11 नहीं था, मैंने गलती से ये 11 से भाग दिया था तो 11 लिख दिया, वो गलती आप मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 के बराबर, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4। अब y कितना आएगा, किसी भी समीकरण में उठा के रख दीजिए, x यहाँ पे आप 4 रखेंगे तो y जो है वो ये 2 इधर आ जाएगा, तो y का मतलब आ जाएगा 2। ये हमारे अंक हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब एक तो हमें उत्तर मिल गया, लेकिन आपको कि सर आप ये भी तो बोल रहे थे कि y भी तो बड़ा अंक हो सकता है, ठीक है। अगर y को हम बड़ा अंक मान लेंगे तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, तो हमें एक तो समीकरण यही मिला था, दूसरा समीकरण में क्या हो जाता है, y अगर बड़ा अंक होता तो क्या हो जाता, y ऋण x बराबर हो जाता आपका 2। अब ये धन x है, ये ऋण x है, अगर दोनों को जोड़ेंगे, कायदे में मुझे ऐसा लिखना चाहिए था ऋण x धन y, तो आपको दिख जाता कि x के नीचे x लिखा हुआ है। अरे भाई ये बोल रहा हूँ, अगर x के नीचे x लिखा हुआ है तो आप आराम से काट देते हैं, है ना। यहाँ पर भी ऐसे काट सकते हो तिरछा करके, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कट गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y बराबर 8, तो यहाँ से y बराबर 4 आ जाएगा, समझ गए। और x बराबर कितना आ जाएगा, फिर आप मान रखोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, x 4 मिला y 2 मिला, वहां पर y 4 मिला x 2 मिला, कोई अंतर नहीं पड़ा। आप अगर दोनों स्थितियों को अलग अलग करके सोचोगे भी, आप सोचोगे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि y बड़ा हो। कई बार ऐसा सोचते ही नहीं है लोग, इतना ये तब सोचोगे आप जब खेलना स्टार्ट करोगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचो, बहुत सारे टीचर्स आपको बता देंगे। आजकल एक नई चीज चल रही है, मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो खूब स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, ये बताते हैं ये स्ट्रेटजी बना लो, वो स्ट्रेटजी कर लो, ये कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। अरे भाई, स्ट्रेटजी की अपनी इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपको यहां से वहां जाना है, तो आप कैसे जाओगे तो अच्छा तरीका है जाने का। लेकिन जब तक जाओगे नहीं, जब तक चलोगे नहीं, तो कैसे पहुंचोगे। तो वो चलने के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग स्ट्रेटजीज पे ज्ञान बांट रहे हैं बैठ करके, है ना। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी बताना अच्छी चीज है, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाओ भी, वो पढ़ाते नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो उसी में आपको मैं सिर्फ पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि
मेरी कोशिश है कि आप सोचना स्टार्ट कर पाए, गणित के साथ खेलना स्टार्ट कर पाए। आप खेलेंगे तो आपको मजा आना स्टार्ट होगा। आपने सिर्फ एक इक्वेशन बना ली और उसके बाद से फिर अभी जैसे ये मैंने आपको बताया कि x और y है, अगर आप गुणा करके कर दोगे, मुझे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से शायद बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग नहीं है, मैंने भी किसी से सीखा ही होगा, लेकिन सीखने के साथ साथ मैंने खुद से बैठ करके भी सोचा है। और जब आप सोचना स्टार्ट करोगे तो एक चीज होती है कि आपको सोचना पड़ेगा, एक होता है कि आप खुद से सोचोगे। क्यों सोचोगे? क्योंकि आपको मजा आना स्टार्ट होगा। आप समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आपने अंकों को पलट भी दिया तो क्या होगा? एक चीज बड़ा हो जाएगी, दूसरी चीज छोटी हो जाएगी। तो आपको संख्या क्या मिल गई? 42 और 24। अब देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 66। और इसमें अंकों का जो अंतर है वो कितना है? 2। ठीक, ये आपको उत्तर मिल गया। और पूछेगा ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो एक ही संख्या मिल रही है यार, और तो कोई संख्या हमें मिल नहीं रही है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। और इसमें एक संख्या हमारी 42 है, एक संख्या 24 है, तभी तो हम इन दोनों का अंतर करके जोड़ पाएंगे। तो वास्तव में एक संख्या मिल रही से ज्यादा अच्छा होगा बोलना कि हमें एक पेयर मिल रहा है, ऐसा जोड़ा मिल रहा है। क्यों? जोड़े की तो बात करेंगे यार, 69 और 96 अगर होता, क्यों? क्योंकि हम अंकों को पलटने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ही जोड़ा मिल रहा है, संख्याएं 2 है, जोड़ा एक ही है। समझ गया? अब हम लोग करेंगे अपनी प्रश्नावली अपने अगले वीडियो में।